ऑल ऑफ यू, आई एम रविकांत आडी। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ट्रांसफार्मर। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखने से पहले ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देख लेते हैं। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A equals to V2 upon V1 equals to N2 upon N1 equals to I1 upon I2। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको शो करते हैं K से, है ना। ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो। आउटपुट वोल्टेज V2 सेकेंडरी साइड का वोल्टेज और V1 है आपका सप्लाई साइड वोल्टेज। N2 है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, N1 है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और I1 है प्राइमरी करंट और I2 है सेकेंडरी करंट। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। द नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें हम कब देखे थे, ये आपका ट्रांसफार्मर एक प्राइमरी वाइंडिंग या कि सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या था, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। सेम सेकेंडरी वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। ये है आपका प्राइमरी सर्किट, ये है आपका सेकेंडरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट में आपका जो R1 है ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, X1 है प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। फिर उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं R0 और X0, ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो पार्ट है ये ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। R0 है नो लोड रेजिस्टेंस, X0 है नो लोड इंडक्टेंस। अब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये है I0। I0 है नो लोड करंट। नो लोड करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। IW जो R0 में फ्लो हो रहा है, IW क्या है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट और IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक, उसका दिया है आपका सेकेंडरी साइड। R2 है सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, X2 है सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस, फिर RN है आपका लोड रेजिस्टेंस और XN है लोड इंडक्टेंस। सेम वैसी V2 आपका सेकेंडरी वोल्टेज, I2 आपका सेकेंडरी करंट। अब ये है इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफार्मर। अब एग्जाम में पूछेगा इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफार्मर बनाइए इस प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करके या फिर सेकेंडरी को प्राइमरी में शिफ्ट करके। तो ये बीच में जो कपलिंग वाला पार्ट है इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K। इसी का काम है, एक बार आपको प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करना है और एक बार सेकेंडरी को प्राइमरी में। तो पहले देखते हैं प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करके। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो भी पार्ट, जैसे प्राइमरी पार्ट सेकेंडरी में शिफ्ट होगा तो उसकी जितने भी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि बीच में क्या है, कपलिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, K, जिस वजह से सभी के वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होगा तो सिर्फ क्या नहीं होगा, नो लोड करंट I0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर में कोर लॉस के रूप में हमेशा रहेगा।
ये हुआ आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी, जब हमने प्राइमरी को उठा के सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दिया। अब प्राइमरी वाला जो पार्ट है इसको उठा के सेकेंडरी में शिफ्ट किए, तो जिस पार्ट को हम उठा के शिफ्ट करेंगे उसका जो वैल्यू है वो सब चेंज हो जाएगा। तो इसका जो नया वैल्यू है, पहले क्या था V1 था, अब हो गया V1 डैश, I1 था I1 डैश हो गया, R1 था R1 डैश, X1 डैश हो गया, R0 डैश और X0 डैश हो गया। बाकी आपका सेकेंडरी पार्ट जो है वैसा ही तो वैसा ही, R2 X2 Rn Xn सेम एज इट इज। ठीक, अब आपको इसका नया वैल्यू निकालना है R1 X1 R0 X0 का। तो ट्रांसफार्मर में जब ये आपका वो प्राइमरी, ये आपका वो सेकेंडरी, जब प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K² का इनटू करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो, सिमेट्रिकल, उसकी वैल्यू जो है दोनों साइड से देखने पे सिमेट्रिकल। तो ये हो गया आपका K² प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे। तो अब प्राइमरी से सेकेंडरी में पहला क्या गया R1 डैश, तो R1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 डैश ये नया वैल्यू है, पुराना वैल्यू क्या था अपना R1 था, तो इसमें क्या इंटू करेंगे R1 इंटू K²। ठीक, सेम वैसे ही आपका X1 डैश है, नया वैल्यू, पुराना वैल्यू क्या था X1 इंटू क्या करेंगे K²। ठीक, वैसे ही R0 डैश का क्या हो जाएगा R0 K² और X0 डैश हो जाएगा X0 K²। ये है आपके नए वैल्यू। R1 क्या था, पुराना वैल्यू जब वो अपनी जगह पे था, अब उसका जब हमने उसको सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया, तो हमारा R1 डैश हो जाएगा नया वैल्यू। तो उसमें क्या करेंगे हम K² का इनटू करेंगे। वैसे ही R1 डैश X1 डैश R0 X0 सभी का एक नया वैल्यू हमको मिलेगा। अब इसका इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज में सेकेंडरी साइड में R1 डैश और R2 दोनों किसमें सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 डैश प्लस R2। यहाँ पे लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 डैश। ठीक, सीरीज में R2 और R1 डैश। तो आपका R2 तो एज इट इज है, सेकेंडरी वैसी की वैसी है, ये हो गया R2। R1 डैश की जगह आप क्या लिखेंगे R1 इंटू K² प्लस R1 इंटू K²। अब ये जो K है, K क्या था आपका, K इक्वल्स टू क्या निकाले थे V2 अपॉन V1 और N2 अपॉन N1। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 इंटू K² मतलब V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट। ये आपका हुआ R इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे X इक्विवेलेंट निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या होगा X2 प्लस X1 का डैश। X इक्विवेलेंट में फिर X1 डैश और X2 डैश दोनों क्या है सीरीज में, ये हो जाएगा X2 प्लस X1 डैश। अब X1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं X2 प्लस X1 इंटू K², ये लिख सकते हैं। फिर से वही K² का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे V2 अपॉन V1 या फिर N2 अपॉन N1। ये हो जाएगा X2 प्लस X1 इंटू V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका X इक्विवेलेंट। ठीक, तो इस पूरे सर्किट में आपको R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट मिल गया। बाकी ये वाला पार्ट तो आपका लोड का है, RL और XL वो एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद आपको इस पूरे सर्किट में निकालना है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इक्वल्स टू होता है, अगर कोई RL सर्किट है, ये R है और ये L है, इसमें अपन एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये R है, ये आपका XL है। तो इस पूरे सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं, Z इक्वल्स टू R प्लस XL, कैसा लिखते हैं। तो टोटल Z इक्विवेलेंट क्या होता है इसका, Z इक्वल्स टू होता है √ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो टोटल Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, Z इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ये हुआ आपका टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आपका R इक्विवेलेंट ये हुआ,
R2 प्लस R1 V2 अपॉन V1 स्क्वायर। आप V2 अपॉन V1 की जगह N2 अपॉन N1 भी रख सकते हैं। वैसे ही X इक्विवेलेंट है H2 प्लस X1 V2 बाई V1। मतलब आप क्या देख रहे हैं, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में गए तो आपका R2 का वैल्यू और H2 का वैल्यू ऐसी चीज है, H2 वैसा ही है, R2 भी वैसा ही है, ठीक। लेकिन आपका कौन सा वैल्यू चेंज हुआ, R1 डैश और X1 डैश चेंज हुआ, ठीक है। तो R1 डैश में क्या हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन K का स्क्वायर हो गया, और X1 में भी क्या होगा, K का स्क्वायर होगा। समझ में है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब सेकंड होगा सेकेंडरी टू प्राइमरी। अब सेकेंडरी टू प्राइमरी में जब जाएंगे तो क्या क्या चेंज होगा, इसमें R2 और X2 चेंज होगा। आपका R1 X1 एज इट इज रहेगा, बाकी ये सब वैल्यू एज इट इज रहेंगे। R2 को डैश में लिखेंगे, X2 को डैश में लिखेंगे, V2 को डैश में, I2 को डैश में। सेकेंडरी में जितना भी वैल्यू है, जितना भी कंपोनेंट है, सभी को हम डैश में लिखेंगे, और बाकी प्राइमरी का एज इट इज रहेगा, ठीक। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट जब आपका ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट हो रहा है। आपका प्राइमरी साइड का जो सर्किट है V1 I1 R0 X0 I0 R1 X1, ये जो पार्ट है, ये है आपका प्राइमरी सर्किट, वो एज इट इज है। हमने क्या किया, सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया। तो सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी में शिफ्ट किए तो यहाँ पे R2 डैश X2 डैश जितने भी कंपोनेंट है सभी के वैल्यू क्या हो गए, चेंज हो गए। R2 डैश हो गया, X2 डैश हो गया, I2 डैश हो गया, RN डैश XN डैश। अब आपको R2 डैश का नया वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये प्राइमरी हुआ और यहाँ पर सेकेंडरी हुआ। अब पहले हम जब प्राइमरी सेकेंडरी में गए थे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का स्क्वायर किए थे। अब सेकेंडरी से प्राइमरी में जब जाएंगे तो इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का स्क्वायर का डिवाइड करना है, ठीक। अब आपका वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K क्या है, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ये दो है। तो इससे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये R2 है आपका नया वैल्यू है ना, तो नया वैल्यू कैसे लिखेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 अपॉन K स्क्वायर। आपको K स्क्वायर पे डिवाइड करना है पुराने वैल्यू में, ठीक। अब है आपका X2 डैश, तो X2 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, X2 अपॉन K स्क्वायर। वैसे ही आपका RN डैश इक्वल्स टू क्या होगा, RN अपॉन K स्क्वायर, और XL डैश इक्वल्स टू क्या होगा, XL अपॉन K स्क्वायर। तो जितने भी वैल्यू हैं आपके R2, X2, RN, XL, सभी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K स्क्वायर का डिवाइड करना है। अब उसके बाद आपको अभी सर्किट है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 डैश। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालेंगे, यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डैश। तो R1 प्लस R2 डैश, तो R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 में आप क्या लिखेंगे, R2 अपॉन K स्क्वायर प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर।
स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन के का वैल्यू कितना है, V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ये हो गया V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। इसको अपन और क्या ले सकते हैं, ये V1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा R इक्विवेलेंट का। ठीक, एज इट इज आपका X इक्विवेलेंट क्या आएगा, X1 प्लस X2 डैश, X इक्विवेलेंट आएगा X1 प्लस X2 डैश। X2 डैश में आप क्या पुट करेंगे, X2 अपॉन K स्क्वायर, X1 प्लस X2 अपॉन K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा X1 प्लस X2 अपॉन V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा X इक्विवेलेंट इक्वल्स टू X1 प्लस X2 V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। ये वो आपका X इक्विवेलेंट। ठीक, इसी तरह से आप RL XL दोनों निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट निकल गया, X इक्विवेलेंट निकल गया, तो आप सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस Z इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये रहेगा आपका Z इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ठीक, सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट इंपीडेंस R इक्विवेलेंट प्लस स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूले थे, एक बार प्राइमरी टू सेकेंडरी है, दूसरे बार सेकेंडरी टू प्राइमरी। ध्यान से क्लियर रखना है, प्राइमरी से जब सेकेंडरी जाएंगे तो कोई स्क्वायर का इंटू करना है, और जब सेकेंडरी से प्राइमरी जाएंगे तो कोई स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, वोल्टेज करंट सबका वैल्यू दिया रहेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू दिया रहेगा। आपको पूछेगा ये कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए जब ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहा है या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक, एक न्यूमेरिकल अभी देखते हैं। न्यूमेरिकल है, बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है 6600/400 वोल्ट, 6600/400 वोल्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम। प्राइमरी रेजिस्टेंस मतलब आपका R1 2.5 ओम एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज 0.01 ओम। कैलकुलेट the resistance refer to primary and secondary, मतलब एक बार प्राइमरी में ट्रांसफर करना और एक बार सेकेंडरी में। क्या बोल रहा है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज 6600/400 वोल्ट, 6600/400 वोल्ट मतलब एक कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपका V1 है 6600, ठीक, और V2 है आपका 400 वोल्ट, मतलब आपका V1 ग्रेटर है V2 से, मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। आपको R1 दिया है और R2 दिया है, निकालना क्या है, पहले केस में R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। पहला केस क्या है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी साइड, और सेकंड है सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस, जब प्राइमरी टू सेकेंडरी जाएंगे तब क्या होगा, ये R1 टू K स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, K का वैल्यू निकालेंगे। तो K का वैल्यू क्या आएगा, V2 अपॉन V1 करने से ये आएगा 400/6600 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, आपका R1 दिया है, R2 दिया है, तो सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर, और सेकेंड क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू K स्क्वायर।
ये कौन सा हुआ, जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी में आएंगे, जबकि ये स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ये सेकेंडरी से हम प्राइमरी में गए और ये क्या है प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2.5 प्लस 0.01 अपॉन 0.06 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2.5 प्लस 0.01 इंटू 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया ऐसे 5.27 ओम, तो ये आएगा 0.19 ओम। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, एक बार प्राइमरी में शिफ्ट करना है, एक बार सेकेंडरी में शिफ्ट करना है। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको इंडक्टेंस भी दे देता है x1 x2, तो आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर उसका लास्ट में पूछता है कि इंपीडेंस निकालना है, तो इंपीडेंस का वही फॉर्मूला Z इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट प्लस एक्स इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर और अंडर रूट, इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। थैंक यू।